हेलो एवरीवन। एविडेंस एक्ट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चल रहे हैं उसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, इसमें कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट मैं अपनी तरफ से जो मुझे ऐसा इंट्यूशंस आते हैं कि ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ से पूछे जा सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। और फिर इसका एक और आएगा एविडेंस का पार्ट 3। उसमें एमसीक्यू होंगे नहीं होंगे पता नहीं, लेकिन उसमें होंगे केसेस। क्या होंगे? एविडेंस के केसेस। तो देखिए, आपने एविडेंस के इंपॉर्टेंट सेक्शंस एमसीक्यू वाइज कर लिए। एक सेकेंड। सेक्शन हो गए आपके। इलस्ट्रेशन का वीडियो में दे ही चुकी थी। केसेस बचता क्या है? कुछ नहीं। ठीक है। अमेंडमेंट इतने कोई खास है नहीं, 2 या 3 गिनती के। क्रिमिनल अमेंडमेंट 2013 का, एक तुकाराम वाला अमेंडमेंट, एक 2018 वाला अमेंडमेंट। बस ये गिनती के 2-3 अमेंडमेंट हैं एविडेंस एक्ट में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड कौन सी लैटिन मैक्सिम है? तो ये है नेमो मॉरिटस प्रोसिमिटर। ये आपकी डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड है। अच्छा, लेक्स फोरी की बात करते हैं तो एविडेंस एक्ट हमारा क्या है? लेक्स फोरी लॉ है। इंडियन एविडेंस एक्ट क्या है हमारा? लेक्स फोरी है, याद रखिएगा। और रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल सेक्शन 40 में फाउंड होता है। ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि सेक्शन 44 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कब लागू नहीं होता? मतलब किस ऐसे इनमें से कौन सी चीज़ है जहाँ पे देखो फ्रॉड में मिलता है, कॉलिजन में मिलता है, तो इसमें नहीं मिलता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सेक्शन 15 जो है वो पूछा गया है कि किसका पर्टिकुलर एप्लीकेशन है। मतलब ऐसा कौन सा सेक्शन है जिसका पर्टिकुलर एप्लीकेशन है? सेक्शन 14, सेक्शन 15। तो जो सेक्शन 14 है वो उसमें जिस तरह की बातें बताई गई हैं उसका एक स्पेसिफिक एरिया बताया गया है 15 के अंदर। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द क्वेश्चन इज वेदर ए पॉइजन बी, मतलब ये एक इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि क्या उसने उसको जहर दिया था। तो सेक्शन 6 अप्लाई करते हुए ये आपको देखना है कि कौन सा फैक्ट रिलेवेंट है। नीचे दिए हुए ए बी सी डी ये वाले फैक्ट्स रिलेवेंट हैं या नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि जमीन पर जो मार्क पड़े हुए हैं स्ट्रगल के, कि दोनों ने आपस में लड़ाई झगड़े किए हैं, क्या ये रेलेवेंट है? यस, ये तो रेलेवेंट है ना। फिर दूसरा पूछा हुआ है, दूसरा बोलता है कि स्टेट ऑफ बीज हेल्थ बिफोर द सिम्टम्स प्रेस्क्राइब टू पॉइजन। पॉइजन देने से पहले जो इसके सिम्टम्स थे, उसकी हैबिट्स थी, वो सब उसको पता थी। ठीक है। फिर बात करता है सी, द फैक्ट दैट शॉर्टली बिफोर द पॉइजनिंग, पॉइजन देने से पहले बी कहाँ गया था? मेले में गया था, जहाँ पे उसने क्या दिखाई? मनी दिखाई थी, जिसके बारे में काफी लोगों को पता चला। तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो रेलेवेंट फैक्ट मानी जाएगी धारा 6 को अप्लाई करते हुए? ठीक है। देखिए, ये ना सेक्शन 6 नहीं आएगा, यहाँ पे सेक्शन 7 आएगा। क्योंकि सेक्शन 7 बात करता है आपके ओकेजन कॉज एंड इफेक्ट की। मतलब कि जो विवादक तथ्य हैं, फैक्ट इन इशू है, उससे रिलेटेड चीज़ों को हेतुक, परिणाम और प्रसंग की, ऐसी कौन सा ओकेजन था जो आपको वो करना का मौका मिला, ऐसा कौन सा कॉज था, और उस कॉज का क्या इफेक्ट था। ठीक है, तो ये सेक्शन 7 बात करता है आपकी एग्जैक्टली इन तीनों चीज़ों की, ओकेजन कॉज एंड इफेक्ट। और ये उसका इलस्ट्रेशन नंबर आई थिंक बी या सी है, सी इलस्ट्रेशन है उसका, कि ए ने बी को पॉइजन दिया है और ये पता चलता है कि उससे पहले, पॉइजन देने से पहले, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बट ये इलस्ट्रेशन नंबर सी है, और ये मैंने मेंशन भी किया हुआ था, ये आपको इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है। और ये ओकेजन बता रहा है। ठीक है, क्या बताता है? ओकेजन बताता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, टू इन्वोक द डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टेबल विच कंडीशन इज सेटिस्फाई। एस्टेबल की हमने 3-4 चीजें देखी थी कि एक तो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, दूसरा उस रिप्रेजेंटेशन पे वो कोई क्या करे? एक्टेड, मतलब एक्टेड अपॉन उस रिप्रेजेंट पे अगला बंदा काम कर दे और उससे आपको कोई एक इंटरेस्ट प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो ये तीनों चारों चीजें इसकी वो है, एसेंशियल एलिमेंट है 115 किसकी? एस्टेबल की। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एडमिशन ऑफ एग्जीक्यूशन? एडमिशन ऑफ एग्जीक्यूशन, देखिए
व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय एडमिशन ऑफ एग्जीक्यूशन, तो देखते हैं हम सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन क्या है। एडमिशन ऑफ एग्जीक्यूशन पूछ रहा है ये ना, तो इट मीन्स ओनली एडमिशन ऑफ सिग्नेचर। एग्जीक्यूशन हो रहा है किसी चीज़ का, किसी एग्जीक्यूशन का आप एडमिशन कर रहे हो तो और सिर्फ सिग्नेचर का समझा जाएगा, नहीं ये मुझे तो ठीक नहीं लग रहा। नेक्स्ट आता है इट मीन्स ओनली वैलिड अटेस्टेशन ऑफ द सिग्नेचर, फिर से ये सिग्नेचर की ओनली अटेस्टेशन, किसकी बात कर रहा है, सिग्नेचर की नहीं। एडमिशन अगर आप किसी इंस्ट्रूमेंट का कर रहे हो तो वो एंटायर चीज़ का होता है, नॉट ओनली फॉर सिग्नेचर। तो आपके दोनों ही ऑप्शन गलत हैं, इसके अकॉर्डिंग सी भी गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 82 इंडियन एविडेंस एक्ट, कोर्ट मस्ट प्रिज्यूम, कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगी सेक्शन 82 के अंदर, जो बयान वगैरह लिए हैं वो क्या हैं आपके, सही हैं, ठीक है। तो देखो सील और स्टैम्प और सिग्नेचर इज जेन्युइन, यस बिल्कुल। और पर्सन साइनिंग, जिसने साइन किए हैं उस पर सील लगाई है, और साइन किए हैं सील लगाई है, वो जुडिशियल एंड ऑफिशियल कैरेक्टर में ही है, और ये दोनों, तो क्या आ जाएगा आंसर, बोथ, ठीक है। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय लिबेलियस कैरेक्टर, लिबेलियस मतलब अपमानजनक जो किसी का कैरेक्टर है, किसी ने सूचक कुछ बात कही है तो वो क्या कहलाएगा उसमें, कॉन्स्टिट्यूटिंग और कंटेनिंग अ लिबल, ठीक है। ये क्या होता है, डिफेमेशन के टू टाइप्स, मानहानि के दो तरह प्रकार होते हैं, लिबल एंड सिलेंडर। लिबल मीन्स लेबल जो लिखित में होते हैं, और सिलेंडर जो बोले होते हैं मौखिक रूप से, ठीक है। तो इसका आ जाएगा लिबेलियस मतलब फर्स्ट कंटेनिंग लेबल। दूसरा है इसका क्वेश्चन है नेक्स्ट, अ डाइंग डिक्लेरेशन टू बी एडमिसिबल, डाइंग डिक्लेरेशन कब एडमिसिबल होगा, मेड बिफोर मजिस्ट्रेट, बिल्कुल सही है। पुलिस ऑफिसर ये भी सही है, प्राइवेट ऑफिसर ये भी, डॉक्टर के यहाँ भी, हाँ डाइंग डिक्लेरेशन कहीं भी कर सकते, तो हमारा है ऑप्शन मे बी मेड बिफोर इधर, किसी के पास भी, बिफोर मजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर, डॉक्टर, प्राइवेट, यस। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो हो जाएगा मोर करेक्ट, एक होता है देखिए करेक्ट, एक होता है मोर करेक्ट, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिक्लेरेशन इन कोर्स ऑफ बिजनेस आर एडमिसिबल, डिक्लेरेशन इन कोर्स ऑफ बिजनेस, अब आपने वो टेक्निक देखी है, डी बी आई सी आर डब्ल्यू 13 ए एंड सेवरल पर्सन, है ना, ये ट्रिक थी। डी फॉर डाइंग डिक्लेरेशन, बी फॉर बिजनेस, आई इंटरेस्ट, सी कस्टम, है ना। तो ये आर रिलेशन, इस तरह से डी बी आई सी आर डब्ल्यू, तो आप देख सकते हैं बी वाला कहाँ था, 2 नंबर पे था, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 32 का सब क्लॉज 2 किसके बारे में बताता है, कोर्स ऑफ बिजनेस के बारे में बताता है। डिक्लेरेशन एज टू कस्टम, फिर से वही बात आ गई, तो 32 4 के बारे में कस्टम बताता है। ये आप नोट ही कर लो ना, डी बी आई सी आर डब्ल्यू 13 ए, मेरा वीडियो भी है देख लेना यूट्यूब पे, है ना। सेक्शन 32 को मैंने पढ़ाया था जब। फिर है सेक्शन 32 4, ये बात करता है किससे रिलेटेड, ओनली पब्लिक राइट और कस्टम की बात करेगा, ना कि प्राइवेट राइट की, ठीक है, पब्लिक राइट। ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट आर रिलेवेंट, एक्सपर्ट का ओपिनियन धारा 45 के अंदर रिलेवेंट होता है, और 5 ही चीज़ें होती हैं जिनमें वो रिलेवेंट होता है, जिसमें आप एक्सपर्ट की राय ले सकते हो। नेक्स्ट है सेक्शन 45 में ओपिनियन एक्सपर्ट की राय आप कब ले सकते हो, हैंडराइटिंग में ले सकते हो, फिंगरप्रिंट्स में ले सकते हो, उसके बाद साइंस, आर्ट्स, फॉरेन लॉ, ठीक है। 3 ये 2 ये, टोटल 5 हो गए, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बहुत करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अंडर सेक्शन 45 इंडियन एविडेंस एक्ट, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट कैन बी ऑन क्वेश्चन ऑफ इंडियन लॉ, नो, ओनली ऑन फॉरेन लॉ, ठीक है। ओपिनियन ऑफ एन एक्सपर्ट अंडर सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, एक कंक्लूसिव प्रूफ, नो। इसका आंसर देखिए, इसमें ना 2 करेक्ट आंसर हैं, एक तो ये और ये, ठीक है। लेकिन मोर करेक्ट की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसका ज़्यादा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या कहता है, ओपिनियन ऑफ एन एक्सपर्ट अंडर सेक्शन 45 ऑफ एविडेंस एक्ट, जो ओपिनियन होते हैं क्या वो कंक्लूसिव प्रूफ होते हैं, नहीं, तो इस तरह से हमारा आंसर कौन सा करेक्ट हो गया, बी वाला करेक्ट हो गया, कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होते, लेकिन उनको एक सपोर्ट की जरूरत होती है, कोरैबोरेशन, खंडन उनका हो सकता है, साइंटिफिक एविडेंस का, एक्सपर्ट का भी खंडन किया जा सकता है। तो ये 2 ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, ठीक है, 2 ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। तो ये भी है सही, ये भी सही है, बट ज़्यादा सही कौन सा है, बी है, लेकिन डी ऑप्शन में भी लिखा हुआ है इधर ए और सी, तो एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, इस क्वेश्चन को देखते हुए आपका आंसर होगा डी, ठीक है। कुछ बच्चे इन्हीं को देख रहे होंगे नीचे ऑप्शन वाले को, मैम क्या बोल रही हैं, क्या एक्सप्लेन कर रही हैं, उसका कोई मतलब नहीं है, फिर ये वीडियो बनाने का क्या मतलब है। ऐसे तो आप पीडीएफ ले लो, उसी को पढ़ लो, बुक जो होती है, बट मेरा एक्सप्लेनेशन पूरी की पूरी वैल्यू ही उस चीज़ की एक्सप्लेनेशन की, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट आता है अ डिस्प्यूटेड हैंडराइटिंग, और अगर कोई ऐसे एमसीक्यूज भी होते हैं जिसमें रीड किया और ऑप्शन कर दिया, रीड किया ऑप्शन कर दिया, वो यूजलेस है, वर्थलेस है, ठीक है। नेक्स्ट है अ डिस्प्यूटेड हैंडराइटिंग कैन बी प्रूव्ड, डिस्प्यूटेड जो हैंडराइटिंग होती है उसे आप किस तरह से प्रूव कर सकते हो। मेंस का क्वेश्चन भी है ये आपका। एक्सपर्ट को बुला सकते हो, हाँ वो तो राइटिंग 2 मिनट में फटाफट मैच कर लेगा, ठीक है एक्सपर्ट। एग्जामिन अ पर्सन एक्विंटेड, यस ये भी एक्विंटेड का मतलब परिचित, ठीक है, जो आपकी राइटिंग से परिचित है, वो व्यक्ति पहचान सकता है ना, जैसे मेंस वाले बच्चे मेरी राइटिंग से अच्छे से परिचित है, मेरी राइटिंग कैसी है। फिर है बाय कंपैरिजन, जो भी उसकी डिस्प्यूटेड हैंड राइटिंग उसको कंपैरिजन कर सकते हो, यस कर सकते हो। तो तीनों ही ऑप्शन ठीक है। डी देखते हैं हम क्या है, ऑल ऑफ द अबव, तो एग्जैक्टली देखिए ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। कॉन्सेप्ट पे रहोगे क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। रेस इंटर एलिया एक्टा इज रिसीवेबल, ठीक है, तो ये इस तरह की चीज़ें होती है, ये तो लर्न करने की ये किताब में से आते हैं, बाकी पूरा बेरेक्ट्स होता है। ये कहाँ पर ये मिलेगी आपको, ये आपको पाई जाती है सेक्शन 46 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट रेगुलरली कैप्ट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, सेक्शन 34 के अंदर जो था ना DBICRW वाला, बिजनेस वाला है ना, वो कब एडमिसिबल होगा, इफ दे आर देमसेल्फ क्रिएटेड लाइबिलिटी, डू नॉट क्रिएट लाइबिलिटी, irrespective whether they themselves create liability or not, चाहे वो खुद लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा हो या ना कर रहा हो कोई मतलब नहीं है, वो रेलेवेंट होंगे ही होंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। Next question. When the court has to ascertain the relationship between one person and another, the opinion of any person having special means of knowledge and expressed by conduct is admissible. अब ये रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहा है, DBICRW 13A है ना, उसके बाद में एक था when relationship is रेलेवेंट, ठीक है, तो रेलेवेंट रिलेशनशिप के बारे में जो सेक्शन है वो 50 बात करता है, और इसके दो अपवाद भी हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी अपवाद से रिलेटेड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही उम्दा तरीके से पूछा गया है, ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कई बार, है ना। सेक्शन 50 जो है रिलेशनशिप बात करता है, सेक्शन 50 उसके अंदर कौन से तरह के रिलेशन आएंगे, ब्लड वाले आएंगे, ब्लड और मैरिज के आएंगे, ब्लड मैरिज अडॉप्शन के आएंगे, तो तीनों तरह के आएंगे, ठीक है, ये वहाँ लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन में, स्पष्टीकरण में, ठीक है। नेक्स्ट आता है ओपिनियन एज टू रिलेशनशिप ऑफ मैरिज अंडर सेक्शन 50, CPC नहीं है ये एविडेंस है, ठीक है, ये CPC गलत है यहाँ पर, एविडेंस एक्ट है, मिस्टेक्स होती है, इसीलिए मैं कहती हूँ किताबों पे भी अंधे होकर विश्वास नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, हाँ तो ये रिलेशनशिप वाला ओपिनियन जो है सेक्शन 50 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, तो वो किस पर अप्लाई नहीं होता है, देखिए एडमिशन इन केस ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज, करेक्ट है ये। एडमिशन इन प्रोसीडिंग ऑफ डाइवोर्स, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है, इन पर अप्लाई नहीं होता है ना, तो ये मतलब मेरे कहने का मतलब नॉट नहीं है ना इनमें, तो ये वाला आ जाएगा। निदर एडमिसिबल इन केस ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट मैरिज, ये पहला है इसके अंदर, ये प्रोविजन लिखा हुआ है, आप डायरेक्ट में देख लेना, इस पर अप्लाई नहीं होता। और डाइवोर्स एक्ट के अंदर जितनी भी प्रोसीडिंग्स है उस पर अप्लाई नहीं होता, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ओके। इनमें दोनों में नॉट नॉट नहीं था, लेकिन ये मुझे पता है कि इसमें अप्लाई नहीं होता है। दो अपवाद हैं जिनकी बात मैं शुरू से कर रही हूँ। फैक्ट्स ऑफ विच द जुडिशियल नोटिस आपको पता ही है, चैप्टर 3 जो है एविडेंस एक्ट का, वो क्या बोलता है, फैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी प्रूव, ऐसे फैक्ट जिन्हें प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, तो दो तीन तरह की बेसिकली होती है, एक तो जुडिशियल नोटिस, जो कानून जिनका ले लेता है ज्ञान, उनको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा एडमिशिएबल फैक्ट्स, जिसको आपने एडमिशन कर लिया है, उन्हें बार बार प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरी इनडायरेक्ट वे में जो चीज़ है वो है प्रिजम्पशन, कोर्ट जिस चीज़ को प्रिज्यूम कर लेती है उसको भी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये कहाँ पर दिया गया है, जुडिशियल नोटिसेबल फैक्ट दिए गए हैं सेक्शन 57 के अंदर, बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है लिस्ट ऑफ फैक्ट विद जुडिशियल नोटिस हैज बीन टेकन अंडर सेक्शन 57 इज एग्जॉस्टिव, नो। ये वाली जो लिस्ट है ये सिर्फ आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं कि पहला ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, दूसरा आर्टिकल ऑफ वॉर, तीसरा, ये सिर्फ इलस्ट्रेशन दिए गए हैं, एग्जाम्पल दिए गए हैं, इट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव लिस्ट। ये मैं नोट लगवा के मेरे मेंस के आंसर में भी मैंने लिखवाया है यहाँ पर कि ये लिस्ट क्या है, एग्जॉस्टिव नहीं है। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इलस्ट्रेटिव ओनली, सिर्फ ये कैसी है, इलस्ट्रेशंस बताती है। फैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी प्रूव्ड बाय द पार्टीज इंक्लूड फैक्ट विद जुडिशियल नोटिस, ये देखो ऊपर जो मैं एक्सप्लेन कर रही थी ना वही चीज़, ऐसे कौन से फैक्ट है जिन्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, जुडिशियल नोटिस वाले, एडमिशन कर लिया है वो वाले, बोथ एंड भी, तो आंसर है सी बोथ एंड भी। देख लिया, लाइव प्रैक्टिकल देख लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आगे
आने वाले सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर एक क्वेश्चन ही करोगे तो उससे आपका सॉल्व नहीं होगा। लाइव देखा आपने, है ना, जो वीडियो यहाँ तक देख रहा है वो। द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन कॉल फॉर प्रूविंग दी फैक्ट्स। कोर्ट क्या कह रहा है, कोर्ट के ऊपर है कि किसी फैक्ट को प्रूव करना है या नहीं करना है, ये क्या है, ये उसकी कंप्लीटली डिस्क्रिशन, ठीक है। तो देखते हैं क्या, ऑफ विच जुडिशियल नोटिस हैज़ बीन टेकन, जिसका जुडिशियल नोटिस लेना है या नहीं लेना है। एडमिटेड अदरवाइज सच एज एडमिशन, कौन से, ऐसे कोई भी फैक्ट जो एडमिट कर लिए गए हैं, अदरवाइज देन एडमिशन, एडमिशन के अलावा जो कर लिए गए हैं वो, और बोथ ए एंड बी एंड सी। तो हम एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ देंगे। कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन, कोर्ट की क्या है, ये डिस्क्रिशन है, मर्जी है कि वो किसी चीज के फैक्ट को प्रूव करने के लिए साक्ष्य बुला सकता है, विटनेस ले सकता है, प्रूव कर सकता है, ठीक है। तो ये डिस्क्रिशन है, एग्जैक्टली 100% डिस्क्रिशन है। तो अब वो कौन से ऐसे फैक्ट हैं जिसमें ले सकता है, तो सबसे पहली चीज जुडिशियल नोटिस वाली चीज थी, उसमें तो कतई लेगा ही नहीं। इट इज मैंडेटरी, जुडिशियल नोटिसेबल फैक्ट्स नीड नॉट टू बी प्रूव, मैंडेटरी प्रोविजन है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। ऐसे कोई भी फैक्ट्स जो एडमिट हैं, अदरवाइज एडमिशन, एडमिशन के अलावा कोई चीज के फैक्ट हैं, तो उनको तो प्रूव करने के लिए उसकी डिस्क्रिशन है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओरल एविडेंस अंडर सेक्शन 60 ऑफ द एविडेंस एक्ट में भी, ओरल एविडेंस जो होते हैं वो कैसे होने चाहिए, हमेशा और हमेशा डायरेक्ट होने चाहिए। सेक्शन 60 में बोला भी गया है, बोला गया है ना सेक्शन 60 में, मस्ट बी डायरेक्ट। इफ हर्ड, सुना हुआ है किसी ने तो अपने खुद के कानों से सुना हो। इफ सीन, देखा है तो अपनी खुद की आंखों से, मोटी मोटी आंखों से देखा हो। अगर किसी ने महसूस किया है, सेंसेस, तो उसके खुद के आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा से महसूस किया हो। सेक्शन 60 में लिखा हुआ है सब कुछ। कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 59 ऑफ एविडेंस एक्ट, कंटेंट जो होते हैं, देखिए सेक्शन 59 के जो कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट है वो ओरल के द्वारा प्रूव नहीं किए जा सकते। तो हम देखते हैं ऑप्शन, कैन बी प्रूव्ड बाय ओरल, गलत। कैन नॉट बी प्रूव्ड बाय ओरल, बिल्कुल सही। मे और मे नहीं, गलत। सब बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हमेशा याद रखिएगा सेक्शन 59 कहता है कंटेंट ऑल फैक्ट्स, क्या बोलता है, ऑल फैक्ट्स, सभी तरह के तथ्यों को कैसे प्रूव कर सकते हो आप, ओरल, सिवाय दो चीजों के, किसके, कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। इन दो चीज़ों को आप ओरल प्रूफ नहीं कर सकते। तो इनको कैसे प्रूफ कर सकते हो, इनको करोगे डॉक्यूमेंट के थ्रू, ठीक है। और ये डॉक्यूमेंट के कितने तरह के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। पूरा एक चार्ट है, एक चीज, एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी हुई है, सब कुछ, आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट में बी प्रूव्ड अंडर सेक्शन 61। कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट 61 का वो चार्ट याद रखिए, दो तरह से प्रूव किए जाएंगे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो देखते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी, इधर प्राइमरी, और बिल्कुल सही सी नंबर का, या तो प्राइमरी या सेकेंडरी। सेकेंडरी एविडेंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट मीन, सेकेंडरी कौन से होते हैं, कॉपी मेड फ्रॉम ओरिजिनल और कॉपी कंपेयर्ड फ्रॉम ओरिजिनल, बोथ, तो ये हो जाएंगे बोथ। सेकेंडरी एविडेंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज एडमिसिबल एज अ सब्सटीट्यूट फॉर, सेकेंडरी एविडेंस जो होते हैं वो किसका सब्सटीट्यूशन होते हैं, वो होते हैं प्राइमरी एविडेंस का सब्सटीट्यूशन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, द सर्कमस्टांसेस अंडर विच द एविडेंस सेकेंडरी एविडेंस इज एडमिसिबल, ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें एविडेंसरी सेकेंडरी एविडेंस आप ले सकते हो। तो देखिए हमें हमारा चार्ट, डॉक्यूमेंट एविडेंस दो तरह के, प्राइमरी, सेकेंडरी। प्राइमरी कब दिए जा सकते हैं, देखो 61 के बाद 62, 63। प्राइमरी कब दिए जाएंगे, 63 के बाद 64, और सेकेंडरी कब दिए जाएंगे, 65। तो क्या हो गया, सेकेंडरी कब दिए जाएंगे, अंडर सेक्शन 65। देखें ऑप्शन है 65, ऑप्शन है सी नंबर पे। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेकेंडरी एविडेंस इज एडमिसिबल किन परिस्थितियों में हो जाते हैं, वेयर नॉन प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी, प्राइमरी आप नहीं दे सकते, वेयर नॉन प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी हैज बीन अकाउंटेड फॉर, नॉन प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी, ठीक है, जब आप प्राइमरी नहीं दे सकते तभी आप कौन सा दे सकते हो, सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो। ओरल अकाउंट ऑफ द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट इज एडमिसिबल, ये क्या पूछ रहे हैं कि जो कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट है, हमने कहा कि उसका ओरल नहीं हो सकता, लेकिन एक अपवाद है, सेक्शन कौन सा अपवाद है, सेक्शन 63 का लास्ट वाला जो पॉइंट है, बिल्कुल लास्ट का पॉइंट, वो क्या कहता है कि कोई बंदा जो खुद देखे, सीन, जिसने कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट आंखों से देख कर आया है, वो कोर्ट में आके गवाही दे दे, ठीक है।
तो हो सकता है ओरल अकाउंट ऑफ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट इज एडमिसिबल व्हेन गिवन बाय द पर्सन हु हैज सीन एंड रीड द डॉक्यूमेंट, खुद जाकर देख कर आया है और फिर जाके अब गवाही दे रहा है। ठीक है, ये लास्ट पॉइंट है 63 का, याद रखिएगा। A document required by law to be attested can be proved under section 68 of the Evidence Act only। ये क्या बोलते हैं कि कोई एक डॉक्यूमेंट है जो सिर्फ और सिर्फ अटेस्टेड मांगा गया है कोर्ट से कि प्रूव कर सकते हो, तो उसके लिए क्या, कितने डॉक्यूमेंट के लिए विटनेस चाहिए होंगे? कम से कम एटलीस्ट वन अटेस्टिंग विटनेस। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है ये प्रश्न, हमेशा याद रखना। जब आप अटेस्ट करवा रहे हो तो कितने चाहिए? दो लोग। और जब उसे प्रूव कर रहे हो तो एक लोग। याद रहेगा। नेक्स्ट है, द कॉलिंग ऑफ एटलीस्ट वन अटेस्टिंग विटनेस टू प्रूव अ डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 68 इज नॉट नेसेसरी। ये इसकी क्या एक्सेप्शन पूछना चाह रहा है 68 में। तो ये कह रहा है व्हेन द डॉक्यूमेंट अदर देन विल रजिस्टर्ड अंडर द डॉक्यूमेंट अदर देन विल के अलावा कोई ऐसा रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है जो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर क्या हो गया, रजिस्टर्ड हो गया है, तो उसको अब कोई डॉक्यूमेंट जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसको, तो फिर वो अटेस्टिंग विटनेस बुलाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट उस रजिस्ट्री से प्रूव कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अ विल इज रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड बाय कॉलिंग एटलीस्ट वन अटेस्टिंग विटनेस। कब होना चाहिए? व्हेन इट इज रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड और एडमिटेड। तो देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि विल के अलावा अगर कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हो गया है तो उसे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, मतलब एक विटनेस के द्वारा। तो विल के अलावा, इसका मतलब विल में तो है, तो यही क्या प्रश्न पूछा है इसने, अ विल इज रिक्वायर्ड टू प्रूव बाय एटलीस्ट वन अटेस्टिंग विटनेस, है ना। चाहे वो रजिस्टर्ड हो, अनरजिस्टर्ड हो, एडमिटेड हो, कैसी भी हो, सभी परिस्थितियों में एक अटेस्टिंग विटनेस तो बुलाना ही पड़ेगा। पब्लिक डॉक्यूमेंट आर मेंशन्ड, पब्लिक डॉक्यूमेंट सेक्शन 74 में, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, टू ई कैटेगरी है वो आपको याद रखना है। मेंस में भी कई बार ये क्वेश्चन यहाँ से इतना छोटा सा सेक्शन पूछा गया है। ठीक है, डॉक्यूमेंट विच आर नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 74 वो कौन से होते हैं? प्राइवेट होते हैं। तो देखिए देखिए ये प्राइवेट, सी ऑप्शन करेक्ट है। जो 74 के पब्लिक नहीं है वो कौन से हैं? प्राइवेट है। सेक्शन नंबर कौन सा है? 75। नेक्स्ट है, मैक्सिमम मैक्सिमम दी गई है ओमनिया प्रोसिमेटर रेस्ट। तो ये किससे रिलेटेड है? इसका मतलब क्या होता है? एक्ट प्रिज्यूम्ड टू बी राइटली डन। ये याद रखना है, लैटिन मैक्सिम से प्रश्न बन सकते हैं। आपको लैटिन मैक्सिम एविडेंस एक्ट की, आईपीसी की और डॉक्ट्राइन्स किसके? कॉन्स्टी के डॉक्ट्राइन, क्योंकि आप एपीओ का पेपर देने जा रहे हो ना। ये तीन चीजें एक दिन निकाल के बना लेना और बहुत अच्छी काम आएंगी आपकी। ठीक है, एडमिसिबिलिटी ऑफ, और नहीं बने तो मुझे बता देना, मैं तो फिर बैठी उस चीज़ के लिए हूँ। एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हैज़ बीन प्रेस्क्राइब्ड अंडर, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की जो एडमिसिबिलिटी है वो कौन से सेक्शन में दी गई है? 65 बी में दी गई है। वैसे देखो 65 ए भी है, दोनों ही क्या आते हैं। 65 ए में क्या कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स कैसे प्रूव किए जाएंगे? सेम मैनर में जो 65 बी में दिया गया है। तो बस इतनी सी बात है। तो ये भी है ये भी है, लेकिन अगर दोनों ही दे दिए हैं तो मोर करेक्ट कौन सा है? ये है। और बोथ होता तो कौन सा लगाते? बोथ लगाते। ठीक है, नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? 85, हाँ देखिए देखिए देखिए, नहीं रिपीट नहीं है, सेक्शन पूछ लिया है इसका। ओमनिया प्रोसिमीटर वाला जो ये है, इसका आपको सेक्शन बताना है। ठीक है, तो ये ना कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने 2 बार ये प्री के एग्जाम में देखा हुआ है। सेक्शन 79 से रिलेटेड है ये लैटिन मैक्सिम, राइट। सेक्शन 79 एक्ट अप्लाइज टू, किस पर अप्लाई होता है? गवर्नमेंट के, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ये लिखा हुआ है वहाँ पे ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और जितने भी अदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो सर्टिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं उन सभी पे। तो ये डी पर होता है। ये देखिएगा आप, सेक्शन 79 है तो वहाँ पर लिखा हुआ है, तीनों चीज़ें कॉमा लगा लगा के, है ना। सेक्शन 79 एविडेंस एक्ट कंटेन्स, इसमें कौन सा वाला है? रिब्यूटेबल है, यस। ये जितने भी प्रिजम्पशन है ये कौन सा है? रिब्यूटेबल है, इनका खंडन किया जा सकता है। सेक्शन 79 टू 85 एक्ट कंटेन्स कौन से हैं? रिब्यूटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, तभी तो है वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के बनाए हुए। प्रिजम्पशन एज टू एक्यूरेसी एंड मैप एंड प्लान्स में भी अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट इज कंटेन्ड इन। तो अब ये याद रखना है आपको, मैप और प्लान जो है वो 2-3 जगह आया हुआ है। तो यहाँ पर सेक्शन 83 आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, क्योंकि क्योंकि मैप एंड प्लान मेड बाय द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहा है, तो वो किस में है? 83 के अंदर है। ओके, और प्राइवेट पर्सन द्वारा बनाए हुए जो होते हैं ना प्राइवेट पर्सन वाले, वो है 87 के अंदर। ठीक है, मैप्स प्लान्स एंड बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अंडर सेक्शन 83 प्रिजम्पशन एज टू एक्यूरेसी ऑफ मैप प्लान रेज्ड इन द रेस्पेक्ट ऑफ,
अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट, ये जो ऊपर आपने देखा था ना उसी का ट्विस्टेड वर्जन है ये। अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट वाला जो सरकारी मैप बनते हैं वो 83 के अंदर है, प्राइवेट पर्सन बनाता है वो 87 के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डज नॉट अप्लाई टू द इंटेरोगेशंस बाय अ कस्टम ऑफिसर। अच्छा देखिए, ये कह रहा है कि जो कस्टम ऑफिसर है उनको एक तरह का प्रिविलेज मिला गया है और उनको आप क्या नहीं कर सकते, कंपेल नहीं कर सकते, तो सेक्शन 132 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीडिंग ऑफ डोमेस्टिक ट्रिब्यूनल्स एंड डिपार्टमेंटल इंक्वायरी ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल। तो आपको पता होगा कि सेक्शन 1 एविडेंस एक्ट का यही कहता है कि कहाँ कहाँ पर अप्लाई होते हैं, कहाँ नहीं होते। तो याद रखिएगा, ट्रिब्यूनल्स पर अप्लाई नहीं होते, किसी भी तरह का ट्रिब्यूनल हो, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ हो, आर्बिट्रेशन हो, वहाँ पर अप्लाई नहीं होते। तो देखिए सभी जगह कौन से हैं, ये ट्रिब्यूनल्स है, ठीक है। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो गया, प्रोसीडिंग्स हो गया, ये वाला ट्रिब्यूनल, तो ऑल ऑफ देम डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर कहीं पर भी अप्लाई नहीं होने वाला है। रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, ये आपको पता है किससे संबंधित है, सेक्शन 7 6 से संबंधित है, रजिस्ट्री। एलईबी जो है सेक्शन 11 से रिलेटेड है, और आइडेंटिफिकेशन परेड की बात करें तो सेक्शन 9 में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑन विच अ डाइंग डिक्लेरेशन इज एडमिटेड इन एविडेंस एक्ट इंडिकेटेड इन द लैटिन मैक्सिम। अच्छा ये तो वही प्रश्न आ गया है, डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड एक ही लैटिन मैक्सिम है, नेमो मॉरिटर्स, आपको याद रखनी है, ठीक है। इसी के साथ ये वाला पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। बाकी देखो मैक्सिमम की तो कोई लिमिट है ही नहीं, टाइम बचेगा तो और ले आएंगे, लेकिन हमें सबको कंप्लीट करना है। आई होप इससे आपका थोड़ा थोड़ा रिवीजन हुआ होगा। मेरा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, 1 क्वेश्चन इक्वल्स टू 1 कॉन्सेप्ट, है ना। लास्ट में हमेशा मैं एक चीज़ समझाना चाहूँगी आपको। अभी आपके पास 6 दिन है या 5 दिन है, मान लीजिए 7 डेज है ना, तो 7 डे में बेयर एक्ट पढ़ना पॉसिबल है, लेकिन हजार हजार एमसीक्यू करना, उन्हें ध्यान में रखना पॉसिबल नहीं है। तो अभी जो बच्चे रिवीजन के लिए, मतलब मैं उनकी बात नहीं करूंगी जिनका सब कुछ है, क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, बट देखिए लास्ट के मोमेंट में अब थोड़े एमसीक्यू को कम करो और मैक्सिमम रिवीजन तो बेयर एक्ट को, मल्टीपल रिवीजन तो बेयर एक्ट को। मान लो एमसीक्यू में क्या होता है कि आपको एक दो एमसीक्यू नहीं बने ना, तो फिर आप लोग थोड़े परेशान हो जाओगे, खुद ही पैनिक करने लग जाओगे, ओके। बाकी तो कांटेक्ट में हुई, आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, अपने सजेशंस लिख सकते हो। थैंक यू सो मच।